माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई और नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स से वीडियो लाया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहिए या एनर्जी कंजर्वेशन कह दो प्यारे बच्चों, क्योंकि एनर्जी जब दी जाती है तो वर्क होता है या सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। यानी यूं कही जाए कि जब हीट दी जाएगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और उसके बाद कुछ वर्क हो जाएगा, है ना? यही है। तो एक तरह से यूं कहा जाए कि जो हीट दी गई वो कहीं न कहीं कंज्यूम हो जा रही है, इंटरनल एनर्जी के रूप में, वर्क के रूप में। तो इसीलिए तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। प्यारे बच्चों, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय की जाती है, ना तो क्रिएट की जाती है, ना तो नष्ट की जाती है, ना पैदा की जाती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अब जैसे आप हीटर जला लो तो हीटर में करंट आ गया। करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब तारों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बह रहा है, हीटर गर्म हो गया, आपको हीट मिल रहा है तो हीट एनर्जी में बदल गया। या आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। या आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और इसमें आपको समझना है। और लास्ट में वीडियो के आईआईटी, जेई और नीट में मैं हमेशा से क्वेश्चन देते आया हूँ। इस बार जो बच्चों का रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मास्टर केम चैनल की उन्होंने तारीफ भी की और मैं चाहता हूं कि आगे बच्चे हमारे और निकलें और उनकी तारीफ हमें नहीं सुनना है, बल्कि हमें ये सुनना है कि हमारे बच्चे कितने सेलेक्ट हुए। वे हमारी तारीफ न करें, बल्कि हमको ये सुनना है कि हमारे बच्चों का कितना सिलेक्शन हुआ। चलते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डिस्कशन होने जा रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक एक पॉइंट आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ प्यारे बच्चों, नोट करते जाओ मेरे हृदय के टुकड़ों। चलो, दिस लॉ इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने शुरू में बताया था ये लॉ एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब नाइदर क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, अकॉर्डिंग टू व्हिच एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी न तो क्रिएट की जाती है, मतलब न तो उत्पन्न की जाती है, नार डिस्ट्रॉयड, न तो नष्ट की जाती है। तब क्या होता है भाई? although it may be converted from one form to another, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन चला दिया मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब जला दिया लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर जला दिया हीट एनर्जी में, है ना? तो एक फार्म से दूसरे फार्म प्यारे बच्चों बदल जाती है। या दूसरा देखिए, दूसरा डिफिनीशन देखिए, कई डिफिनीशन में दे रहा हूं, सब एक ही है। दूसरा पॉइंट, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स हमने शुरू में बताया था, यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग और सिस्टम को मिलाकर हम यूनिवर्स कहते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, इट मीन्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसी भी सिस्टम की किसी भी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब यूनिवर्स में क्या है? दो ही चीज़ तो है प्यारे बच्चों, हम आप खुद सिस्टम है
हम आप खुद जितने एनिमल हैं खुद सिस्टम है, सराउंडिंग है, तो हमारा एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, यह एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है प्यारे बच्चों, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। चलिए तीसरा पॉइंट इसी का है। और तीसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम आप जान गए हो, आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। अब देखा जाए कि इसका जस्टिफिकेशन, भाई जस्टिफिकेशन का मतलब इसका सत्यापन हो, जस्टिफिकेशन हो कि ये बात सही है कि गलत है ना। तो आपको कुछ हालांकि ये चीज़ एक एक्सपीरियंस है, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ जो है अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कुछ वैलिडिटी है प्यारे बच्चों। फर्स्ट लॉ एक कंसेप्चुअल लॉ है, अनुभव पर आधारित लॉ है, और इसका कोई थ्योरेटिकल अभी प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन कुछ वैलिडिटी है ना। तो चलते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस लॉ इज प्योरली रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने बताया ना, यह एक एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, ये एक्सपीरियंस से जनरेटेड एक स्टेटमेंट है, मतलब विचारों का अनुभव का यह एक उपज है ना। ये एक अनुभव से प्रेरित भावना है। तो दिस लॉ इज प्योरली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पर आधारित है। एंड देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर इट, बट देयर आर सम वैलिडिटी, लेकिन कुछ इसमें सत्यता पाई गई है प्यारे बच्चों। क्या है सत्यता, आगे बढ़ते हैं। वेनिवर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम एनर्जी disappears an exactly equivalent amount of some other form of energy must be produced। तो प्यारे बच्चों, अगर जब भी हम कुछ एनर्जी की कुछ क्वांटिटी देखते हैं कि डिसेपियर होती है, तो उसके बराबर जो है इक्विवेलेंट अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, इन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैंने पहले बता दिया था कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन करेंगे तो पंखा चलने लगेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर में सप्लाई करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। फिर एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, है ना। अब वाटर की बात है, वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो वाटर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इनटू गैसियस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा ही होगा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, और किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। And it is found that 285.8 kilojoule of electrical energy is used to decompose 1 mole of water। बहुत सही बात। ये प्यारे बच्चों कई मोल वाटर है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल मानो। अब ये 285.8 किलो जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीचे लिखा हुआ है, आप दे रहे हो, इसमें सप्लाई कर रहे हो, बराबर वाटर में सप्लाई कर रहे हो। तो अब ये वाटर डिकम्पोज हुआ किसमें, हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो गया, है ना। तो अब यही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके फिर से वाटर बनाओ तो इतनी एनर्जी प्यारे बच्चों रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी तो नष्ट नहीं हुई ना। देखिए अब यहाँ पे इतनी एनर्जी इसको दिया जा रहा है, मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दी जा रही है, तो डिकम्पोज हो गया प्यारे बच्चों। अब इसी को उलट दें जरा, इसी को उलट देता हूँ। देखिए यहाँ पर उलट गया है कहानी।
मैं पहले इसको पढ़ के सुना देता हूँ। दिस एनर्जी मस्ट हैव बीन स्टोर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिंस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैसियस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इसी 1 मोल का, जिसका आपने डिकम्पोजिशन किया था, अगर 1 मोल वाटर को बनाना है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इतनी अमाउंट एनर्जी रिलीज होगी। आपको याद होना चाहिए 285.8 किलो जूल एनर्जी लिया गया था वाटर के डिकम्पोजिशन में, और वही रिलीज हो गया। यानी यह एनर्जी इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्टोर हो गई थी। अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्टोर हो गई थी, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने लगे आपस में और मिलकर वाटर बनाने लगे, तो ये स्टोर हुई एनर्जी उतना ही बाहर निकल गई, हीट एनर्जी, है ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो भाई एनर्जी ना इधर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड वाली बात आ गई यहाँ पर प्यारे बच्चों। एनर्जी कहाँ क्रिएट हुई, कहाँ नष्ट हुई, कहाँ उत्पन्न हुई, कहाँ नष्ट हुई, कुछ नहीं। जो ली गई थी एनर्जी वही दे दी गई, है ना। अच्छा, अब कुछ हेल्महोल्ट्ज और जूल एक साइंटिस्ट थे। ध्यान दीजिए, जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, हेल्महोल्ट्ज का भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या कह रहे हैं, एक्चुअली ये जो भी कुछ कह रहे हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इनके विचार कहीं न कहीं जुड़े हैं। क्या कह रहे हैं हेल्महोल्ट्ज 1847 में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट इज मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, ऐसा मशीन बनाना बड़ा असंभव है जो कि लगातार वर्क करे बिना एनर्जी का इस्तेमाल किए। ऐसा कैसे हो सकता है भैया, लगातार वर्क करेगी बिना एनर्जी के इस्तेमाल किए, ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए करें कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, कोई भी मशीन काम करेगी तो एनर्जी का कंज्यूम करेगी। तो वह हेल्महोल्ट्ज का कहना था कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जो कि बिना एनर्जी के चले। सभी मशीनें, कहने का मतलब एनर्जी से चलेंगी। अब जूल का क्या कहना है भाई, जूल का जरा देखा जाए। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, यानी हीट और मैकेनिकल वर्क बिल्कुल बराबर हैं। जैसे फॉर एवरी 4.184 जूल वर्क डन 1 कैलोरी हीट इज प्रोड्यूस्ड। प्यारे बच्चे, जब 4.184 जूल काम किया जाएगा, है ना, ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। जब कोई भी काम करने के लिए 4.184 जूल एनर्जी ली गई, तो यह 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब 4.184 जूल किसके बराबर हो गया, 1 कैलोरी के हो गया। ये जूल कह रहे हैं 1840 में कोई भी काम, इसीलिए तो कहते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमने लिखवाया है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, है ना। द एबव 3 स्टेटमेंट्स आर अल्टरनेट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट में ये तीनों पॉइंट दिए गए, 2 और 3 ये, और एक पहले का शुरू का, ये तीनों पॉइंट जो है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को बताते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फार्मूलेशन कैसे होता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिए। कैसे फार्मूला बना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, देखिए, यानी मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहिए, या रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट, इसमें तीनों चीज़ आएगी। जब ये फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बनेगा तो उस फार्मूले में क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी मिलेगी प्यारे बच्चों, वर्क मिलेगा और हीट मिलेगा। 3 वेरिएबल मिलेंगे,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी मिलेगा, वर्क मिलेगा पीबी के रूप में, पी इंटू डेल्टा बी, है ना, और हीट मिलेगा पी इंटू डेल्टा बी या एनआरटी कहते हैं उसे, है ना। तो इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट के रूप में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूलेशन होता है, जो कि ये उसमें रहेंगे। कैसे? द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड इनटू टू वेज। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक है, इसका इंटरनल एनर्जी का सिंबल हमने यहाँ यू माना है प्यारे बच्चों, यू। ध्यान दीजिए, किसी किसी किताब में इंटरनल एनर्जी को ई से दिखाते हैं और किसी किताब में इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाते हैं। तो आप इसको लेके परेशान ना होइए। यहाँ पर मेरे वीडियो में इंटरनल एनर्जी को हमने ई से दिखाया है। हाँ, जब क्वेश्चन हम कराने लगेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कहीं कहीं इंटरनल एनर्जी को ई से बताया है, तो वहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो ई है वही यू है। तो चलते हैं, इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है। ये मतलब ये हीट इसमें जाती है, सिस्टम के अंदर जाती है, सिस्टम के अंदर इसके वाल से होके जाती है। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो गया, इसमें इंटरनल एनर्जी तो पहले से थी, U1 तो पहले से थी, अब Q आ गया, हो गया। तो जब ज़्यादा Q देंगे तो प्लस वर्क होगा। अब हाँ, जब हीट देंगे तो ये जो ढक्कन है ये ऊपर की ओर उठेगा, है ना, ये जो पिस्टन नहीं है ऊपर की ओर उठेगा, तो सराउंडिंग पर वर्क करेगा प्यारे बच्चों। तो ये प्लस W है, ये पहले तो हीट जुड़ा तो U1 प्लस Q हुआ। अब उसके बाद ज़्यादा हीट हुआ तब भैया वर्क होगा, तब प्लस W हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। इसके बाद अब कुल मिलाकर कितना हुआ प्यारे बच्चों, U1 प्लस Q प्लस W, U1 प्लस Q प्लस W, इसका अंतिम रूप देते हैं U2। मतलब फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, U2। मतलब U1 प्लस Q प्लस वर्क बराबर U2 हो जाता है प्यारे बच्चों। ये फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है और ये इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो डायग्राम बना है पहले इसको देखिए। तो इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ये है। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है प्यारे बच्चों, और Q क्या है, हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है, W क्या है, वर्क डन है। अच्छा, वर्क डन हो रहा है सराउंडिंग पर, where Q is the heat absorbed by the system, delta U is the increase in the internal energy of the system, W is work done by the system, by the system, by the system on the surrounding। भाई जब सिस्टम करेगा तो कहाँ करेगा, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग करेगा प्यारे बच्चों, ऑन द सराउंडिंग करेगा, ऑन द सराउंडिंग करेगा, इसीलिए तो इक्वेशन में माइनस W लिखा गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर तो W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V होता है, एंड रिप्रेजेंटिंग द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय QP। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट देंगे उस हीट का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, QP। जो सबस्क्रिप्ट P लगा है इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट सप्लाई की जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो QP इक्वल टू डेल्टा U
मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस डब्लू। अच्छा, डब्लू इज कल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है। तो अब ये डब्लू की जो वैल्यू है, यहाँ पर तो फार्मूला में माइनस है, डब्लू की वैल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी है। बस क्या काम करो, बट डब्ल्यू इक्वल माइनस पी इंटू डेल्टा वी, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। कैसा प्लस बन जाता है, एक तो ये माइनस है, अब ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, इक्वेशन 2 हो गया प्यारे बच्चों, कितनी आसानी से हो गया। अब देखें, when system absorbs qp joule of the heat, internal energy increases from u1 to u2। जब सिस्टम को क्यूपी जूल हीट दी जाती है तो इंटरनल एनर्जी u1 से बढ़ करके u2 हो जाती है, एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम v1 टू v2, वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो अब हम बना लेते हैं इंटरनल एनर्जी का और वॉल्यूम का हम चेंज निकाल लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, चलो भाई, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, ये हो गया। अच्छा, अब हम करते क्या है, इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन आएगी। अभी इक्वेशन 2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, डेल्टा यू की जगह ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा वी की जगह ये पूरी, देखिए डेल्टा यू यहाँ है, डेल्टा वी है, दोनों का वैल्यू हम इस रूप से रख देते हैं भाई। चलो ठीक है, क्यू पी इक्वल टू U2 माइनस U1, ये हो गया वेरिएबल। इसके बाद प्लस है तो P लिखा, फिर इंटू डेल्टा वी है, डेल्टा वी की वैल्यू V2 माइनस V1 लिख दिया प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो U2 वाला वेरिएबल एक साथ कर देते हैं, U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बना लेते हैं तो प्लस बन जाएगा, U2 प्लस PV2 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे प्यारे बच्चों तो U1 माइनस PV1 हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब ये क्या है, ये एंथैल्पी है, इसको H2 कर दीजिए भाई, H2 है ना, H2 होता है, ये पूरी एंथैल्पी है, H2 माइनस H1, तो QP इक्वल टू डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure is equal to enthalpy change। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे इवॉल्व हो, वह किसके बराबर होता है, हीट इंथैल्पी चेंज के डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। फिर से, द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, यही तो हुआ है। क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच हो गया, H2 माइनस H1 डेल्टा एच हो गया। चलिए, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यही बताया जा रहा है, नाउ यू पी एंड वी आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट। यू माने क्या, इंटरनल एनर्जी, पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम, ये क्या है, फंक्शन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट फंक्शन है, इनके वजह से स्टेट बदल जाता है, सिस्टम का स्टेट। द क्वांटिटी U प्लस PV मस्ट आल्सो बी स्टेट फंक्शन। तो क्वांटिटी U प्लस PV क्या होता है, एंथैल्पी प्यारे बच्चों, वो भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस PV, जिसको H कहते हैं एंथैल्पी, इज कॉल्ड द हीट कंटेंट, या हीट कंटेंट कहो या दूसरा नाम क्या है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल H। द H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये एंथैल्पी है प्यारे बच्चों। तो ये रहा, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, इस तरह से अब एंथैल्पी चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। चूंकि पी नहीं चेंज हो रहा है, आप पी को क्या रखे थे, कांस्टेंट रखे थे, है ना, सारा काम तो कांस्टेंट पर हो रहा है, तो पी कोई चेंज होने कोई सवाल ही नहीं है प्यारे बच्चों। अच्छा, एंथैल्पी चेंज ए कंपनी प्रोसेस में आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंक्रीजिंग इन द इंटरनल एनर्जी
ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन। एंथैल्पी क्या है? एक तरह से इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम है, टोटल है। भाई ये इंटरनल एनर्जी है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो एंथैल्पी चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों, यही बात बताई गई है। अच्छा, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन जो आईआईटी, जेई और नीट में पूछे गए हैं। बड़ी परिश्रम से इसको कलेक्ट किया गया है आपके लिए। तो आप देखें, पहले क्वेश्चन को देखें, समझें और अपनी आइडिया लगाएं। द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू या डेल्टा ई। देखिए सवाल में जो है डेल्टा ई दिया था तो हमने डेल्टा यू लिख दिया है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना। तो डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा ई को भी इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं प्यारे बच्चों। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू और डेल्टा ई इज रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एज। किससे रिलेटेड है भाई? आप देखो, पहले आप देखिए प्यारे बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस एन जी आर टी। एन जी माने, ये डेल्टा एन माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो मैंने कहा था पी वी इजकल टू एन आर टी होता है प्यारे बच्चों। पी डेल्टा वी इजकल टू एन आर टी होता है, डेल्टा एन आर टी होता है ना। ये भी वर्क है? तो अब जी लगा है तो जी को लेकर घबराइए नहीं, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है। तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी है ना। तो आपका आंसर यही है, ये प्लस है ना, अभी आपने देखा है यहाँ डेल्टा ई की जगह डेल्टा यू आपको लिखा मिला था, है ना। डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी, तो पी इंटू डेल्टा बी की वैल्यू तो है ये, और डेल्टा यू डेल्टा ई एक ही बात है। अभी आपने ये देखिए बनाया है क्वेश्चन, है ना, वही बात है। तो आपका आंसर यही बी सही है प्यारे बच्चों, बाकी सब बेकार है ना। तो सोल्यूशन बी डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना, या डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा बी, या डेल्टा, अब देखिए मैंने समझा दिया है यहाँ पर, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू, हमने डेल्टा यू इस्तेमाल किया है इसके जगह पर, ये दोनों एक ही हैं, प्लस डेल्टा एन आर टी। अब जी लगा दिया गया क्योंकि चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस है ना। ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इन जिन बच्चों को ये फार्मूला याद रहेगा वही प्यारे बच्चों क्वेश्चन को करके आएंगे हंसते हुए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन peroxide is decomposed by platinum black, the heat evolved is 96.6 kilojoule. The heat of formation of 1 mole of hydrogen peroxide is, अभी मैंने बताया था वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए, है ना। तो आप समझ गए हैं, वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए भाई 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज किया गया और उस टाइम हीट इतनी इवाल्व हुई प्यारे बच्चों, कितनी हीट इवाल्व हुई? 96.6 किलो जूल 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। तो अब वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर से बनाना हो तो कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों? देखिए, ये 96.6 किलो जूल, यही आपका आंसर है, बाकी सब ठीक है ना। देखिए हम 96.6 किलो जूल, बिकाज देखिए H2O2 का डिकम्पोजिशन हो गया किसमें? H2O2 में, ठीक है। और इतना हीट इवाल्व हुई, ये हीट क्या हुई प्यारे बच्चों? इवाल्व्ड हो गई। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा था तो इतनी हीट इवाल्व हो गई, है ना। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा इसी H2O2 से,
तो इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, इतनी ही हीट एब्जॉर्ब होगी जितनी इवाल्व हुई थी। सीधा सा आंसर है। तो 96.6 किलो जूल प्यारे बच्चों, आपका यही आंसर है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन आर -285 किलो जूल। ये हाइड्रोजन का हो गया। -284 किलो जूल, -890 किलो जूल। भाई ये हाइड्रोजन का है और -284 हाइड्रोजन के बाद क्या आया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद क्या है, मीथेन। मीथेन का लास्ट वाला है मोल। द कैलोरीफिक वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगा, किसके लिए मैक्सिमम होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपका आंसर H2 है, बी में CO है, सी में CH4 है, डी में कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, है ना। तो सॉल्यूशन आपका प्यारे बच्चों आंसर ए है ना। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, पहले कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन कैसे हुआ, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कैलोरीफिक वैल्यू CB वैल्यू इज द हीट ऑफ कंबस्शन पर ग्राम, है ना प्यारे बच्चों। अब ये हाइड्रोजन का है, इसका कितना आ जाएगा, -2 1 जा 2। अब देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका भी आ जाएगा, इसका कम आएगा, इसका कम आएगा, इसका भी कम आएगा, इसका ज़्यादा आएगा, है ना। तो अब आप देखिए हाइड्रोजन का ज़्यादा है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपका ये आंसर है। और आज के डेट में बस इतना ही प्यारे बच्चों। वेरी गुड, थैंक यू। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों।